बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब लोग बखैर वाफ़ियत से होंगे। गुज़िश्ता दिनों मैंने कुछ क्वेश्चंस रिसीव किए बहुत से कैंडिडेट से, व्हाट्सएप पे भी और यूट्यूब पे भी। उन्होंने बायोडाटा फॉर्म के मुतल्लिक़ कुछ सवालात किए, तो आज मैं उन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का आपको जवाब दूँगा बहुत से कैंडिडेट्स को, क्योंकि इसमें मसला आ रहा था। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कैंडिडेट ने मुझसे सवाल किया था कि कैपिटल लेटर्स में क्या हम ये तमाम इन्फॉर्मेशन कैपिटल लेटर्स में फ़िल करेंगे। तो जी हाँ, आप ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन है कैपिटल लेटर्स में ही फ़िल करेंगे, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि आप कैपिटल लेटर्स के अंदर ही इस इन्फॉर्मेशन को लिखेंगे। अच्छा, इन्फॉर्मेशन लिखने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ कि आप ये बायोडाटा फॉर्म किस तरह फ़िल करते हैं, इससे भी आपकी जो है सिलेक्शन को फ़र्क पड़ता है। क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स जो है लिखने का तरीका ये इंसान की शख्सियत के मुतालिक बहुत कुछ बता देता है। तो आपका जो लिखने का तरीका है, कोशिश करें जॉइनिंग लेटर्स में ना लिखें, जॉइनिंग राइटिंग में ना लिखें, और कोशिश करें सीधा लिखने की, और आपका जो लिखा हुआ है वो आसानी से रीडेबल हो, आसानी से पढ़ा जा सकता हो। इस तरह आप अपने बायोडाटा फॉर्म को फिल करें। एक कैंडिडेट का ये भी सवाल था कि क्या सर हम कटिंग वगैरह या वो जो फ्लूइड होता है, वाइटनर होता है, क्या उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि पहले आप इसको फ़ोटोकॉपी करवा के एक और जगह पे आप इसको फ़िल कर लें, और फिर आप इसको ओरिजिनल फॉर्म के ऊपर फ़िल करना स्टार्ट करें। तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका है, बजाय इसके कि आप कटिंग वगैरह करें। बहुत बुरा इंप्रेशन जाता है इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि जो ये बायोडाटा फॉर्म है ये आपकी ISSB के अंदर आपके सिलेक्टर्स के पास पहुंचता है, और ये बायोडाटा फॉर्म पढ़ के जो है वो आपका शख्सियत को जज कर लेते हैं, और वो देख लेते हैं कि ये बंदा कैसा होगा। तो आगे चलते हैं। दूसरा सवाल मुझे देखने में आया कि वो सैलरी का पूछ रहे थे। सैलरी यहाँ पे हम क्या लिखें? तो सैलरी आपने लिखनी होती है, आपके वालिद साहब जितना कमा रहे हैं ना, आपने वो सैलरी को यहाँ पे मेंशन करना होता है। फॉर एग्जांपल, एक बंदे के वालिद साहब जो हैं गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो 1.5 लाख कमा रहे हैं, तो यू विल मेंशन हेयर 1.5 लाख, 1.5 लाख। और अगर कोई शख्स ऐसा है जिसके वालिद साहब बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपने अराउंड अबाउट फिगर लिखना होता है यहाँ पे कि एक माह में वो इतना कमा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पर एनम नहीं पूछा गया, महीने के लिहाज से पूछा गया, तो आप महीने के लिहाज से यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। एक और सवाल आया कि व्हाट इज़ गार्डियन। तो गार्डियन होता है कि अगर आपके वालिद साहब खुदा न खास्ता फौत हो चुके हैं, या वो सेपरेट रहते हैं, आपके साथ नहीं रहते, आपका जो भी खर्च वगैरह जो बंदा उठा रहा है, आपका मामू, ताया, चाचा जो भी है, वो गार्डियन होता है, और उसके मुतालिक यहाँ पे आपने मेंशन करना है। अगर कोई भी नहीं है तो फिर आप यहाँ पे मेंशन कुछ भी नहीं करेंगे, आप स्लैश भी लगा सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे NAB नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हैं। तो फिर मुझसे एक सवाल किया गया परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस के मुतल्लिक। तो आपको मैं बताता चलूँ, परमानेंट एड्रेस आपका वो एड्रेस होता है जो आपका मुस्तकिल पता है, जो आपके शनाख्ती कार्ड पे मेंशन है, या जहाँ पे आप फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग गांव से बिलोंग करते हैं, अभी नए नए शहर में जो है शिफ्ट हुए होते हैं, किसी किराए के मकान में होते हैं, तो उनका जो परमानेंट एड्रेस है वो उस गांव का है। ठीक है, और जो उसका प्रेजेंट एड्रेस है वो जहाँ पे रह रहा है इस टाइम वो होता है। ठीक है, और ये जो प्रेजेंट एड्रेस है ये बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे आपका ISSB का कॉल लेटर और आपकी ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस आनी होती हैं। तो यहाँ पे वो एड्रेस लिखें जहाँ पे आप ये चीज़ें रिसीव कर सकें। इसके बाद आता है टेलीफोन नंबर। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर सकते हैं। फिर आता है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे आपने अपने मैट्रिकुलेशन जो सर्टिफिकेट है उसके मुताबिक यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी होती है। अच्छा, एक और सवाल मुझसे किया गया, मुझे अभी याद आया, दैट वाज अबाउट कास्ट एंड सब कास्ट। तो सब कास्ट की एक आगे कास्ट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप राजपूत देखें तो राजपूत के आगे सब कास्ट्स हैं, राणा है, खान हैं, और इस तरह काफ़ी सब कास्ट हैं। और इसी तरह जो है दूसरी जो कास्ट है उनकी भी सब कास्ट होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी कास्ट हैं, फॉर एग्जांपल अवान, इनकी आगे कोई सब कास्ट नहीं है, तो आप जो है यहाँ पे फिर अवान ही लिख सकते हैं। या अगर कोई डिस्टिंक्शन आपके एरिया में पाई जाती है अवान के आगे भी, तो या किसी और कास्ट के आगे भी, वो यहाँ पे आप लिखेंगे। फिर आगे मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन है कि आपके चेहरे पे, जिस्म पे कोई अगर ऐसा मार्क है, कोई चोट का निशान है, कोई तिल है, कोई
कईयों की आँखों के ऊपर तिल होता है, चेहरे पे तिल होता है या कोई चोट का निशान होता है, तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। मोस्टली आपके CNIC पे भी मेंशन होता है। अच्छा, उसके बाद ये पैरा 18 के मुतल्लिक मुझसे सवालात किए गए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने कोई से 2 गेज़ेटेड ऑफिसर्स के नाम लिखने हैं, उनका एड्रेस लिखना है और वो जो है किधर से ताल्लुक़ रखते हैं, किस महकमे से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने वो लिखना है। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, आप आम लोगों के भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा कोई गेज़ेटेड ऑफिसर मौजूद नहीं है तो आम लोगों के भी नाम लिख सकते हैं। आम लोगों के भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन ये शर्त है कि आपके रिलेटिव नहीं होने चाहिए, वो रिलेटिव आपके ना हों। लेकिन वक्त आने पे अगर GHQ वाले उनसे आपकी शख्सियत के मुतल्लिक गवाही लेना चाहें कि ये बंदा ठीक है या नहीं ठीक, तो वो गवाही दे सकें, यानी कि इतना आपको जानते हों, तो उनके आपने यहाँ पे कोई से 2 के नाम मेंशन करने होते हैं, एड्रेस मेंशन करने होते हैं, दैट मे बी और मोहल्लेदार आल्सो। आगे पैरा नंबर 19, इसका भी बहुत अहमियत है आपके बायोडाटा फॉर्म के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आपकी एजुकेशन, क्वालिफ़िकेशन और डिटेल ऑफ स्पोर्ट्स, आप कोई स्पोर्ट्स करते रहे हैं उसके मुतल्लिक लिखना होता है। तो डिटेल ऑफ एजुकेशन के अंदर आपने मैट्रिक FSC की हुई है तो आप यहाँ पे पासिंग ईयर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल एक शख्स ने 2020 में मैट्रिक पास की तो यहाँ पे वो 2020 लिखेगा, और किस कॉलेज से, किस स्कूल से की, वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। कोशिश करें इस डब्बे के अंदर ही आप लिख लें, बहुत ज़्यादा बड़ी राइटिंग करके ना लिखें, इतनी लिखें जिससे पढ़ी जा सके। और जो आपके रोल नंबर्स थे वो आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं, मैट्रिक में क्या था, FSC में क्या था। और इसके बाद स्पोर्ट्स आ जाती हैं। कुछ कैंडिडेट्स कहते हैं सर हम स्पोर्ट्स नहीं खेलते, तो हम इस जो कॉलम है इसको नॉट एप्लीकेबल या छोड़ सकते हैं। कोशिश करें इसे ना छोड़ें, क्योंकि फ़ौज मेंटल और फिज़िकल दोनों तरह का एक्टिव बंदा चाहती है। तो कोई भी स्पोर्ट आप खेलते रहे हैं तो यहाँ पे ज़रूर मेंशन करें कि मैं जो है ये चीज़ खेली है मैंने। फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स ने पंजाब कॉलेज में था, उनका क्रिकेट का टूर्नामेंट हुआ, उसने क्रिकेट टूर्नामेंट में पार्ट लिया और वो रनर अप हुआ, तो यहाँ पे रनर अप लिख देगा, यहाँ पे क्रिकेट लिख देगा, यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम लिख देगा। तो इस तरह ये कॉलम्स को आप फिल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और सवाल आया इस चीज़ के ऊपर, कोर्स के ऊपर। देखें, आपने अगर पहले कभी इनिशियल या ISSB अगर अटेम्प्ट की है तो फिर आप यहाँ पे येस करेंगे और ये दीगर पार्टिकुलर्स फिल करेंगे ऊपर जाके। लेकिन अगर आपने सिर्फ अप्लाई कभी पहले किया है या पहले कभी अप्लाई भी नहीं किया तो फिर आप यहाँ पे नो ही करेंगे। इट इज़ ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स जिन्होंने इनिशियल या ISSB को अटैम्प्ट किया। तो यहाँ पे आप येस कर देंगे, फिर आप जो है दीगर पार्टिकुलर्स ऊपर यहाँ पे फिल करेंगे। जहाँ पे आप कोर्स लिखेंगे, आपने किस कोर्स में किया था, 150 PM में लॉन्ग कोर्स था तो यहाँ पे लिखेंगे। रोल नंबर आपका क्या था लिखेंगे। आप का रिज़ल्ट प्रीलिमिनरी सिलेक्शन का क्या निकला, पास थे तो पास लिखेंगे। फिट अनफिट मेडिकल में क्या कंडीशन आई आपकी, फिट थे तो फिट लिखेंगे। अगर आप अपील मेडिकल बोर्ड में गए थे तो क्या था। अपील मेडिकल बोर्ड होता है कि अगर आप मेडिकल में अनफिट हो जाएं इनिशियल में या फाइनल में तो आप अपील करते हैं उस फैसले के ख़िलाफ़ और आपकी सुनवाई होती है रावलपिंडी में, CMH रावलपिंडी में दोबारा उस केस को रिव्यू किया जाता है, तो उसको अपील मेडिकल बोर्ड कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप गए थे तो ठीक है, नहीं गए थे तो फिर आप यहाँ पे NA कर देंगे। और यहाँ पे अगर आप ISSB के लिए गए हैं तो फिर आप डेट लिखेंगे, आपका बैच नंबर क्या था। फॉर एग्जांपल बैच नंबर होते हैं जी AKMA 101, इस तरह के बैच नंबर्स होते हैं, यहाँ पे आप वो लिखेंगे। रिकमेंड हुए, रिजेक्टेड हुए, क्या हुआ आप यहाँ पे लिखेंगे, और फाइनल क्या सिलेक्शन का रिज़ल्ट आया वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। अच्छा जी, अब कुछ ऐसे कॉलम्स हैं जो आपने फ़िल नहीं करने हैं, मैं उनका बताना चाहूँगा। उनमें से एक ये कॉलम नंबर 25 भी है। अगर आप जो है वो किसी पाकिस्तान आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में सर्विंग नहीं हैं या सर्व नहीं कर चुके तो फिर यहाँ पे आप नो कर देंगे और यहाँ पे आप NA लिख देंगे या स्लैश लगा देंगे। और अगर आप सर्विंग हैं या सर्व कर चुके हैं फिर आप ये डिटेल्स को फिल करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये भी अहम चीज़ है, इसमें आप एक तरह से ओथ ले रहे हैं कि मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन फ़िल की है तमाम की तमाम ठीक है। आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर करेंगे, अपनी जहाँ पे बैठ के आप जिस शहर में बैठ के फ़िल कर रहे हैं वो चीज़ लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे डेट लिखेंगे। अच्छा, अब आ गए हैं 3 कॉलम्स, पैरा नंबर 27, 28 और 29। ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। अब 27 में देख लें करना क्या है, गलती ना कीजिएगा। अच्छा जी, पैरा नंबर 27 जो है इसमें आपने क्या करना है कि आपने गेजेटेड ऑफिसर के पास जाके इसको अटेस्ट करवाना है।
उसके पास जाने से पहले आपने यहाँ पे अपना नाम और अपने वालिद साहब का नाम लिख लेना, और कोई फ़र्ज़ी सी आपने तारीख़ मेंशन कर देनी कि मुझे 2 साल से जानता है या इतने महीने से जानता है, 2 साल 6 महीने से जानता है, जितना मर्ज़ी। वहाँ पे जाके आप क्या करेंगे गेज़ेटेड ऑफिसर से कि यहाँ पे सिग्नेचर करवाएंगे, यहाँ पे उसकी डेजिग्नेशन लिखवाएंगे, यहाँ पे नेम लिखवाएंगे ब्लॉक लेटर्स के अंदर, एड्रेस लिखेगा वो अपना, जिस प्लेस पे वो ये टेस्ट कर रहा है वो मेंशन करेगा, यहाँ पे डेट लिखेगा, और यहाँ पे वो अपनी ऑफिस स्टैंप लगाएगा। अभी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि स्टैंप किस तरह की होनी चाहिए। अच्छा, पैरा नंबर 28 में आपने अपने जिस कॉलेज से एफएससी किया है, इंटरमीडिएट किया है, आईसीएस आईकॉम जो कुछ किया आपने, जिस कॉलेज से किया है, आपने उसके प्रिंसिपल के पास जाना है। जाने से पहले क्या करें आप यहाँ पे लिख दें अपना नाम, अपने वालिद साहब का नाम, ठीक है, और जितने अरसे से आप उस कॉलेज में पढ़े हैं, 2 साल पढ़े हैं, जितनी देर पढ़े हैं, आप यहाँ पे वो मेंशन करके ले जाएं और अपने प्रिंसिपल के पास जाएं। वो यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, ब्लॉक लेटर्स के अंदर एड्रेस लिखेंगे, एड्रेस उनके ऑफिस का भी हो सकता है, घर का भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे वो प्लेस लिखेंगे जिस जगह पे वो टेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे डेट लिखेंगे, यहाँ पे वो अपनी ऑफिस स्टैंप लगाएंगे। अच्छा जी, स्टैंप का मैं आपको बताता चलूँ, आपकी जो स्टैंप है, जो भी गेजेटेड ऑफिसर के पास आप जाके अटेस्ट करवा रहे हैं, तो आपने ये उससे कहना है कि स्टैंप बाय नेम होनी चाहिए। कई ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने डेजिग्नेशन की स्टैंप बनाई हुई है, आपने वो स्टैंप नहीं करवानी, आपने विद नेम स्टैंप करवानी है। ये एक बहुत इशू देखने में आता है, और ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है। पैरा नंबर 29 जो है, ये आपने फ़िल नहीं करना अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस के अंदर काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि वो सिविलियन कैंडिडेट्स जो किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट सर्विस के अंदर काम कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, तो इसको आपने नहीं लिखना अगर आप कोई सर्विस नहीं कर रहे हैं। पैरा नंबर जो 30 है, ये भी आम बंदों के लिए नहीं है, सिर्फ जो सर्विंग लोग हैं, जो आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में सर्व कर रहे हैं, वो इसको मेंशन फिलअप करेंगे, उसके अलावा कोई भी फिलअप इसे नहीं करेगा। तो ये कुछ सवालात हैं जो मुझसे पूछे गए, और मैंने इनका अच्छे तरीके से आंसर देने की कोशिश की है। लास्ट में मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक फॉर्म होता है, इसको कैंडिडेट जो हैं गलती कर जाते हैं। इस पूरी की पूरी जगह पे आपने एक ही चीज़ लिखनी होती है, जो चीज़ इसमें लिख रहे हैं वही इसमें लिखनी है, तमाम में वही चीज़ लिखनी है। होता क्या है कि वो यहाँ से ये स्लिप उतार के आपके जो कॉल लेटर्स हैं उसके ऊपर पेस्ट करके आपको भेजते हैं। तो यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर बहुत ही गौर से लिखें, बहुत ही ठीक करके लिखें। एड्रेस वो लिखें जहाँ पे आप वो लेटर्स को रिसीव कर सकें, ठीक है। और अगर हम ऊपर चलें थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपने कुछ भी मेंशन नहीं करना होता, ये सिर्फ GHQ वालों ने लिखना होता है, PA3 में और PA4 में फॉर यूज़ एट GHQ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं पिछले पेज की तरफ चलूँ, तो यहाँ पे लास्ट पे लिखा हुआ है उन्होंने कि पोस्टल ऑर्डर ऑफ ₹100 इशूड बाय पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पे आपने पोस्टल ऑर्डर का नंबर लिखना है, यहाँ पे कितने रुपए का था, ₹100 का ऑब्वियसली लेना है, तो ₹100 आपने लिखना है। यहाँ पे आपने लिखना है किस पोस्ट ऑफिस से आपने ख़रीदा, वो उसका नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे आप सिग्नेचर कर देंगे। सो दीज वर द सम फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। आई होप मैं आपके तमाम सवालात के जवाब देने में कामयाब हुआ। आपके अगर और भी सवालात हैं तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और आई विल ट्राई टू आंसर दोज ऑल क्वेश्चंस। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।